नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट भी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, जो कि आपका हिंदी का था। सेकंड पार्ट आपका जीएस में है, जिसमें से आपके 35 प्रश्न हमने लिया है, जो कि बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 42 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, जो अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति थी, इसमें से 7 सदस्यीय समिति, अर्थात प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। किसको लगाकर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगा के। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो समिति थी तो उनके अतिरिक्त कितने थे, तो 6 आपके लोग कहेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी इनका जन्म। तो डॉक्टर अम्बेडकर को जन्म हुआ था, ये आपका 14 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 की इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। एक पॉइंट याद रखना कि अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अर्थात जो समता का अधिकार से संबंधित है, ये आपके मौलिक अधिकार जो आपका है समानता का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है। और ये आपके जो समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार है, और ये आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच में है। जो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो आप सबको पता होगा कि भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा है, अर्थात यहाँ पर आपके प्रतिनिधियों का कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे है कि यहाँ पर प्रतिनिधियों का है, ना कि राष्ट्रपति होते, ना प्रत्यक्ष न तानाशाही, यहाँ पर राष्ट्रपतियों का है। देखिए, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, कैसी है? तो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी नीतियों द्वारा कार्यों की विधायिका के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है कौन? तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो संसद है, तो संसद ही राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? तो आपका एक अनुच्छेद होता है, आपने नाम सुना होगा 61, आर्टिकल 61 जो होता है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अर्थात ये महाभियोग शब्द जो आया ये क्या है? तो महाभियोग में जो सदन होता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन 1/4 मिल के पहले एक सिग्नेचर करते हैं और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर राष्ट्रपति नहीं हटते हैं, तब आपके दोनों सदन से अगर 2/3 बहुमत पारित हो जाता है तो उन पर महाभियोग लग जाता है। ये प्रक्रिया होती है आपकी महाभियोग। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको हम एक क्वेश्चन भी बताते हैं तो उसका पूरा आपको डिटेल हम बताएंगे। 35 क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन 35 के नहीं, ये आपके 70 क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी सदस्य संख्या उपस्थित होनी चाहिए? तो ये आपकी होती है, जो कि लोकसभा की बात कर रहा है, तो लोकसभा की बैठक करने के लिए आपके 1/10वां भाग, अर्थात यहाँ पर आपका जो बी नंबर है, कुल सदस्य का 10वां भाग, अर्थात 1/10 भाग होता है। एक वर्ड देते हैं, इसे बोल देते हैं कोरम। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोरम। और या गणपूर्ति नाम देते हैं। ठीक है। और कह सकते हैं कि ये जो सबका आपका दिया गया है कि कितने होने चाहिए, तो आर्टिकल जो 100 है, 100 में बताया गया कि कुल सदस्यों के 1/10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। कोई भी आपकी अगर बैठक होती है, अगर इतनी नहीं होती तो भी बैठक आपकी रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है?
तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसको जानते हैं हम लोग ए नंबर, जो कि कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी जो कि एक खगोल विज्ञान है और विज्ञान की वह शाखा जिसमें से ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विज्ञान, जीवन के विकास, ग्रह, सौरमंडल निर्माण आदि सभी आपके खगोलीय घटनाओं का वर्णन यहाँ पर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है। तो भारत के लगभग आधे हिस्से से गुजरती है ये आपकी रेखा है, जो आपकी कौन सी, कर्क रेखा। बी नंबर आपका होगा कर्क रेखा। देखिए आपकी जो कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 पर खींची गई है, जो कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं काल्पनिक रेखाएं। ये सभी कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं। और ये भारत के लगभग 20 से गुजरती है और 8 राज्यों से। ये भी पॉइंट याद रखना कि 8 राज्यों से। ये 8 राज्य क्या होता है, तो हमने ट्रिक बताया था, मित्र पर गमछा जा रहा, अर्थात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर आपकी जाती है ये जो आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारत में कितने राज्य हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन है तो 1 नंबर का ना। तो कोई भी क्वेश्चन अगर टफ हो या इजी हो तो आप लोग उसे साधारण ही नहीं, काफ़ी अच्छे से लेना चाहिए। जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो दिया है अनुच्छेद, आपका कह सकते हैं कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना। तो आर्टिकल आप यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपके 29 यहाँ पर राज्य हैं। ठीक है, कितने हैं, 29 आपके यहाँ पर राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी होती है मेघालय में। अब ये मेघालय में कहाँ होती है, तो मेघालय में एक जगह पड़ती है मासिनराम। ठीक है, मासिनराम में है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। और मेघालय के इस स्थान को विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मासिनराम में लगभग देखा जाए तो 1150 सेंटीमीटर वर्षा आपकी हो जाती है वार्षिक। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधार आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप जो कि भीम जारी किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आपका भीम ऐप लॉन्च किया गया था तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे के गया था। तो वैसे क्वेश्चन आपसे भीम जो है इसका अर्थ क्या होता है, भीम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है और इसका तीसरा है, अर्थात कह रहा है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये आपका इसका अर्थ होता है भीम का मतलब। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपका जो 51 था यह हो गया। यह ऐप सरकार के पुराने यूपीआई अर्थात कह सकते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और एक और आपका चलता था यूएसएस की स्ट्रक्चर पर आपका नवीकृत करके बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। तो जो महंगाई भत्ता तय करते हैं ये तय करते हैं जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आपकी ये गणना की जाती है। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता आदि समायोजित करके ही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 53 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 49 में, अर्थात 1949 को किया गया था। और इससे क्वेश्चन आपकी बहुत बनते हैं तो आपको यहाँ पर इसका विस्तार बता देते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और यह भारत के सभी बैंकों को संचालित करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और तब इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तय हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है आपका 1949 में। और प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय जो था कोलकाता में था। अब इस समय जो इसका कह सकते हैं कि केंद्रीय कार्यालय वो आपका वर्तमान में आपका 1937 से मुंबई में आ चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में चली थी। ठीक है, 1951 में कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़ा हिस्सा है भारत के योजना आयोग द्वारा विकसित की गई थी आपकी ये जो आपकी चलती हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई, ऊर्जा, कृषि, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, परिवहन आदि ये सब चीज़ें, समाज सेवा, ये सभी आपकी लागू की गई थी इस पर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आवाज़ की माप का मात्रक अर्थात जो आपकी आवाज़ होती है, साउंड होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होते हैं डेसीबल। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ये आपका डेसीबल होता है। देखिए ध्वनि दाब की मापन इकाई को एक होता है वर्ड होता है ध्वनि दाब
ध्वनि दाब की मापन इकाई होती है वेडेड साउंड पेसट, या कह सकते हैं कि भारित ध्वनि दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है तो कितना रहता है। ठीक है, तो ये आपका रहता है, कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन राइट 56 का सी हो जाएगा 0.1। कितना होता है 0.1 रहता है। और देखिए मतलब कि शुद्ध जल में बर्फ का लगभग 90% भाग पानी के ऊपर अंदर रहता है। ठीक है, पानी के अंदर रहता है, जो बर्फ होती है तो पानी के अंदर रहता है, और 10% भाग आपका यह कह सकते हैं कि 0.1% भाग पानी के बाहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रोटॉन और द्रव्यमान, और यहाँ पर आपको खाली जगह बनना है, इसकी जगह क्या भरेंगे प्रोटॉन द्रव्यमान, और की जगह आप लोग क्या भरेंगे, तो 57 में आप अगर आप भर लेते हैं न्यूट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवकों के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग कह सकते हैं कि आपका सी नंबर माइकोलॉजी। ठीक है, कवकों के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें से उनके आनुवांशिक और जैव रासायनिक गुणों व उनके वर्गीकरण और मनुष्य के लिए उनके उपभोग या उपयोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कह सकते हैं, ये नंबर आपका लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त का निर्माण भी करती है। लगभग यह आपकी 17.5 सेंटीमीटर लंबी, 16 सेंटीमीटर ऊंची तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसका वजन लगभग देखा जाए तो आपका 1.5 से आपके 2 kg तक आपका पहुँच जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का जो नहीं जमता, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर विटामिन के, अर्थात विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नेप्थोक्यूनोन। ठीक है, नेप्थोक्यूनोन होता है और यह रक्त स्राव रोधी विटामिन है। मानव शरीर में इसकी कमी होने से रक्त का थक्का नहीं जमता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है, और यह विटामिन हरी पत्ती, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, और यह वसा में घुलनशील होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए आपका विटामिन सी के बारे में यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो विटामिन सी के जो रासायनिक नाम होता है स्कर्विक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्विक नामक आपका रोग हो जाता है और यह जल में आपका विलेय है। बात आती है विटामिन ई की। तो जो विटामिन ई है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, और यह जनन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है और इससे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। जो आपकी ई है इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी12 की अगर बात करें तो विटामिन बी12 अर्थात इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, और यह रक्त उत्पत्ति में सहायता होता है। इसकी कमी से अरक्तता नामक रोग हो जाता है। समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कहते हैं क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। ऑप्शन आपका हो जाएगा 61 का डी नंबर। मैग्नीशियम नामक एक जो होता है तत्व इसमें पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति में पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया। जावा, तो जावा को जो एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जावा है क्या, तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है, और जो इसको विकसित किया था वो विकसित किया था आपका सन, अर्थात यहाँ पर सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफार्म के एक मुख्य अवयव है। और ये आपका सिस्टम 1995 ईस्वी में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा आपका प्लेटफार्म एक ये अवयव रूप में जारी किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करिए। तो द्विपदी में यहाँ पर परिवर्तित करना है 101 को, तो इसका ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 63 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका ये होगा। कैसे होगा, तो देखिए दशमलव संख्या को बाइनरी या कह सकते हैं द्विपदी संख्या में बदलने के लिए संख्या को 2 से भाग देते जाइए, और 2 से अगर तुम भाग देते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो हमने 102 दिया, 101 लिखा था, ये अब 101 लिखा है, यहाँ पर 2 से भाग दो तो आपका कितना आएगा 50 आएगा। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना बार आपका होगा, यहाँ पर आपका 1 लिखते जाना है। ठीक है, फिर 2 से भाग दोगे
तब आपका इसका अंतिम होता है 0 कर देंगे। मतलब ऐसे ऐसे भाग दिया जाता है। इनमें से काफ़ी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का मतलब पहला 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर इसके 2 से भाग दोगे तब आपका 1 आएगा, फिर दोगे तब 0। मतलब कि ये आपका एंट्री में चलता रहता है 1 0 1 0 1 0। जितने बार कटे ना तब तक इसमें काउंट करते हैं। तो इसमें शेष फल जो आपका होता है वो लगभग आपका जो बनेगा ये होता है और उसको पलट देते हैं। बस वही आपका आंसर होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी और ये जो रचना किया था ये किया था ऑप्शन आपका 64 का ये नंबर हो जाएगा अर्नस्ट हेकेल। अर्नस्ट हेकेल नामक जो कि प्राण विज्ञान शास्त्री हैं और इन्होंने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व, बहुत बार पूछा गया है। दम्फा होता है, दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है और ये स्थित है आपका 80 नंबर आपका मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर है ये? मिजोरम में स्थित है और इसे 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया था। दम्फा टाइगर रिजर्व लगभग 550 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है ना, मिजोरम में है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था। तो भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था यहाँ पर 66 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर मंगलयान। ठीक है, बी नंबर मंगलयान। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है 67 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा ये गाइड। ठीक है, ये आपकी गाइड नहीं लिखी गई है। जो कह सकते हैं जो आपका दिया है 67 का सी अर्थात गाइड। गाइड जो है ये KR नारायण की रचना है। ठीक है, गाइड के लिए इन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। जो गबन गोदान निर्मला मुंशी प्रेमचंद के आपके उपन्यास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि डांडिया की एक लोकप्रिय शैली अर्थात जो डांडिया है ये कहाँ की एक लोकप्रिय है। तो देखिए आपका जो डांडिया है आपका ये पड़ता है बी नंबर गुजरात का है। ठीक है, गुजरात। अगर गुजरात की बात आई है तो यहाँ पर एक और होता है गरबा। तो डांडिया और जो गरबा होते हैं आपके गुजरात के होते हैं। तो आपके पंजाब के कौन होते हैं? तो पंजाब का होता है भांगड़ा। और आपका अगर यहीं पर बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का होता है एक लावड़ी। ठीक है, और मध्य प्रदेश का होता है आपका कौन सा? तो पंडवानी होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है। तो ये भारतीय का नाम है क्या? 69 का ऑप्शन राइट आपका डी CV रमन। CV रमन से संबंधित अगर क्वेश्चन की बात करें इनको मिला क्या था? तो रमन प्रभाव के कारण इनको 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 में त्रिचुरापल्ली जो कि आपके तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होकर कह रहा है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक पदक जो जीती थी पहली भारतीय महिला ये आपकी थी 70 का डी नंबर आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन में जीती थी और ये ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट कह रहा है एक जिले में सामान्य प्रशासन का मुख्य प्रमुख होता है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है तो कौन होता है? 71 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा जिला अधिकारी। ठीक है, जो जिला अधिकारी होते हैं वो सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है और जिला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से चुने जाते हैं। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और इस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो झूठ पकड़ने वाली जो मशीन होती है वो आपकी कौन सा होती है? तो यहाँ पर आपका नार्को टेस्ट 73 आपका नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, आपका पॉलीग्राफी टेस्ट है अर्थात डी नंबर आपका। ये सभी आपके हैं जो कि झूठ पकड़ने के लिए आपकी बनाई गई हैं। ठीक है, तीनों ये आपकी सही यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहे हैं चारकुला प्रमुख नृत्य लोक नृत्य है। तो चारकुला लोक नृत्य है ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है या ब्रजभूमि का है या अवध का है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इसके नीचे आपका जो दिया है हमारे आंसर की दिया है।
ठीक है। तो आपको इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर चाहते हैं कि हमारे इस चैनल में तैयारी करना चाहते हैं और बेहतरीन आपकी तैयारी हो रही है, आप खुद समझदार हैं कि इतने अच्छे से हमने आपको पढ़ाया, अगर वीडियो को शेयर करते हैं ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो यकीन मानिए कि आपको हम फुल तैयारी आपकी करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर नए हैं तो जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।